हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संजय कुमार सिंह, विज्ञान शिक्षक, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ, दूरदर्शन टीचिंग के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम का भाग 2, जिसमें श्वसन के बारे में है, उसको पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि श्वसन किसे कहते हैं, तो आप लोगों का यही जवाब होता है कि हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, इसी को हम श्वसन क्रिया कहते हैं। लेकिन बच्चों, ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये श्वसन क्रिया का सिर्फ एक भाग है। इसको हम बाह्य श्वसन कह सकते हैं। वास्तविक रूप से जो श्वसन होता है वो हमारी कोशिकाओं के भीतर होता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमें विभिन्न कामों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने अभी पिछले भाग में पढ़ा था। ये ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है, हम ये सब भी जानते हैं कि ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो ये ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त की जाती है? तो ये ऊर्जा जो होती है वो भोजन के अणुओं को तोड़ फोड़ करके या उनका विखंडन करके प्राप्त की जाती है। तो भोज्य पदार्थों का विखंडन करके ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को ही हम श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन कोशिकाओं में एकत्रित भोज्य पदार्थों, मुख्य रूप से ग्लूकोज, जो श्वसन क्रिया के लिए हमारा मुख्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ, वो ग्लूकोज होता है। और इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को ही हम श्वसन क्रिया कहते हैं। तो हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन से ही हमको ऊर्जा मिलती है। आइए अब देखते हैं कि ये श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक आक्सीय श्वसन, या इसको हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं, और दूसरा अनाक्सीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। आक्सीय श्वसन, इसको अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही, इसके नाम में ही लगा है शब्द ऑक्सी। ऑक्सी से मतलब है ऑक्सीजन, यानी इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन यानी O2 की आवश्यकता होती है। यानी ये क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसीलिए इस क्रिया को हम आक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन, यानी वायु में होती है, वायु में ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए इसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं, वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। तो ये क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। पृथ्वी पर जीवों में अधिकतर यही क्रिया होती है। श्वसन क्रिया के लिए जीव इसी क्रिया पर निर्भर होते हैं, क्योंकि इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, इसलिए ये क्रिया अधिक मात्रा में होती है। दूसरा श्वसन होता है अनाक्सीय श्वसन। अब यहाँ पर भी इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अनाक्सीय यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या जहाँ ऑक्सीजन ना हो, जब ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, उस स्थिति में होती है, तो उस क्रिया को हम अनाक्सीय श्वसन कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ऑक्सीय श्वसन तो आप सबने समझ गए होंगे कि ये सभी जीवों में होता है, अधिकतर जीवों में होता है। लेकिन अनाक्सीय श्वसन कहाँ होता है? ये मुख्य रूप से बीजों में होता है। जैसे जब बीज गोदाम में भर कर रख दिए जाते हैं, तो हम जब गोदाम के अंदर घुसते हैं अचानक कई दिनों बाद खोल करके, तो हमें गर्मी का एहसास होता है। तो उस कमरे के अंदर वो गर्मी कहाँ से आई? नेचुरली जो बीज उसके अंदर रखे हुए थे, या जो अनाज हमने रखा था, वो अनाज भी बीजों के रूप में ही होगा। तो वो बीज अंदर रखे हुए थे, तो उन बीजों ने श्वसन क्रिया की, क्योंकि जीवित रहने के लिए श्वसन तो करना ही है, क्योंकि बीज वो अंदर जीवित हैं। तो उस स्थिति में, क्योंकि कमरा चारों तरफ से बंद है, तो इसलिए वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, या ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है, या ऑक्सीजन नहीं है। तो इसलिए वहां पर जो श्वसन होता है, वहां पर वो अनाक्सीय श्वसन होता है। तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन क्या होता है। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम आक्सीय श्वसन कहते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या क्या होते हैं। आक्सीय श्वसन में और अनाक्सीय श्वसन में क्या क्या अंतर होते हैं। तो पहला अंतर तो हमने परिभाषा में ही समझ लिया कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
दूसरा अंतर बच्चों इसमें यह होता है कि इसमें ग्लूकोज का अणु जो होता है वो पूरी तरह से टूट फूट जाता है, यानी ग्लूकोज के अणु का पूरी तरह से विखंडन हो जाता है और इसीलिए इस श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज का अणु पूर्णतः विखंडित नहीं होता है। अनाक्षी श्वसन के अंदर ग्लूकोज का अणु का विखंडन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, आंशिक रूप से हो पाता है, इसलिए इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बनती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में उत्पन्न होती है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर हम इसका समीकरण देखें तो C6H12O6 प्लस 6O2, अभी हमने पहले बताया था कि जो भोज्य पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन श्वसन के लिए वो ग्लूकोज होता है, तो ये C6H12O6 क्या चीज है? ग्लूकोज है। इसका ऑक्सीजन की सहायता से जब क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है लगभग। जबकि जब अनाक्षी श्वसन होता है तो वहां पर चूंकि ग्लूकोज का अणु पूरी तरह से विखंडित नहीं होता है, तो इस कारण से इस ग्लूकोज के अणु जो होता है वो एथिल अल्कोहल यहां पर बनता है इस क्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा बन रही है और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम बन रही है, यहां पर ऊर्जा भी ज्यादा निकल रही है और यहां पर ऊर्जा भी कम मात्रा में निकल रही है। अगला पॉइंट बच्चों है कि ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। हम जानते हैं कि कोशिकाओं के अंदर कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी काय, हरित लवक, अंतःप्रद्रवी जाल के आदि। वैसे ही एक हमने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये क्रिया जो ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है मुख्य रूप से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जबकि अनाक्षी श्वसन की क्रिया जो होती है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होती और ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें होती है। इस क्रिया के अंत में जैसा कि हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जबकि इस क्रिया में क्या बन रहा था? एथिल अल्कोहल और CO। तो इसमें एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से आक्षी और अनाक्षी श्वसन में ये अंतर होते हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि श्वसन की क्रियाविधि आखिरकार होती कैसे है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि श्वसन क्रिया जो होती है ये 2 चरणों में संपूर्ण होती है। पहला चरण होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा चरण को हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। पहला चरण होता है ग्लाइकोलिसिस का, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा चरण होता है क्रेब्स चक्र। ग्लाइको शब्द का मतलब है ग्लूकोज और लिसिस का अर्थ होता है टूटना। अर्थात इस क्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का अणु टूटता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अणु जो होता है वो टूटता है और उससे पायरुविक अम्ल नामक एक पदार्थ बनता है। इसके 2 अणु प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम ग्लूकोज का सूत्र जानते हैं क्या होता है? C6H12O6। तो यहां पर हम देखते हैं कि कार्बन कितने हैं इसमें? 6। लेकिन जो पायरुविक अम्ल होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं? 3। इसीलिए पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज का अणु टूटता है और पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। बच्चों ये क्रिया कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और इस क्रिया में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। दूसरी क्रिया है क्रेब्स चक्र की। तो क्रेब्स चक्र इसका नाम क्यों रखा गया? एक वैज्ञानिक थे हैंस क्रेब। उन्होंने इस क्रिया की खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर इस क्रिया को हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। इस चक्र में क्या होता है कि इस चक्र में मुख्य रूप से जो पायरुविक अम्ल है जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में बनता है, ये पायरुविक अम्ल इस बात पर, आगे की क्रिया इस बात पर निर्भर होती है कि अब इस पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी या नहीं होगी। तो यदि कोशिकाओं को ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है या कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल रही है या ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ये पायरुविक अम्ल का जो अणु होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा करके फिर
ये पायरुविक अम्ल का जो अणु होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें और भी क्रिया होती है फिर, और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है तथा ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से श्वसन क्रिया संपूर्ण होती है। बच्चों, अगर पायरुविक अम्ल बनने के बाद कोशिका को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में फिर पायरुविक अम्ल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कोशिका द्रव्य में ही अपूर्ण रूप से विखंडित होकर के एथिल अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और थोड़ी मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया तो ऑक्सीशोषण में भी होती है और अनाक्सीशोषण में भी होती है, परंतु क्रेब्स चक्र जो होता है वो अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तभी होता है और ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो ये फिर पायरुविक अम्ल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा और बाहर कोशिका द्रव्य में ही उसका विखंडन कर दिया जाता है और फलस्वरूप एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्वसन क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। क्योंकि ये वास्तव में श्वसन होता है इसलिए इसको हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर होने वाली श्वसन क्रिया, इसीलिए इसको हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। बच्चों, हम कभी जब दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं तो हमें थकान आ जाती है, हमारी मांसपेशियों में थकावट आ जाती है, हम थक जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जैसा कि हमने बताया कि बीजों में अनाक्षी श्वसन होता है जब गोदाम में रखे जाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी अनाक्षी श्वसन होता है। जब हमारी पेशियां थक जाती हैं, उनको ज़्यादा काम करना होता है, हम दौड़ भाग रहे हैं, चल फिर रहे हैं तेजी से, तो हमको पेशियों को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ज़्यादा ऊर्जा के लिए शरीर को ज़्यादा शोषण करना पड़ता है कोशिकाओं को। तो ज़्यादा शोषण करना होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऑक्सीजन उतनी तेजी से फेफड़ों द्वारा या रक्त के द्वारा ऑक्सीजन पेशी कोशिकाओं को उतनी तेजी से सप्लाई नहीं की जा पाती है। तो ऐसी स्थिति में फिर मांसपेशियों की कोशिकाएं क्या काम करती हैं कि वो अनाक्षी शोषण कर लेती हैं और वहीं पर एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कि अनाक्षी शोषण में पौधों में क्या बनता था? एथिल अल्कोहल। लेकिन जब जंतुओं में ऐसा अनाक्षी शोषण होता है तो वहां पर एथिल अल्कोहल के स्थान पर लैक्टिक अम्ल नामक ये नया पदार्थ बनता है कोशिकाओं में, और जब ये पदार्थ बनता है तो वही मांसपेशियों में एकत्र होगा। तो जब लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है मांसपेशियों में हमारी, तो हमको फिर थकान का अनुभव होता है और ऐसी परिस्थिति में अक्सर मांसपेशियों में खिंचाव भी हो जाता है, जिसको कि हम पेशियों का क्रैम्प भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा खिलाड़ियों के साथ ऐसा अक्सर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में भी ऑक्सी शोषण भी होता है और अनाक्षी शोषण भी होता है। बच्चों, ये जो ऊर्जा श्वसन में बनती है, भोज्य पदार्थों का विखंडन करके जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा आखिर हमको कैसे प्राप्त होती है? हम इस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, जो बचती है ऊर्जा उसका क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो इस ऊर्जा का उपयोग हम सीधे नहीं करते हैं, इस ऊर्जा को हम सीधे इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि पहले इस ऊर्जा को हम किसी रूप में एकत्र कर लेते हैं। तो बच्चों, कोशिकाओं के भीतर एक पदार्थ पाया जाता है ADP, जिसका कि नाम अपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, इससे पहले भी पढ़ रखा होगा। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये ADP जो होता है वो अपने साथ एक फॉस्फेट का अणु और जोड़ लेता है और उसको जोड़ने के लिए वो इस ऊर्जा का उपयोग करता है। ADP नामक पदार्थ ऊर्जा का उपयोग करके अपने साथ में एक फॉस्फेट का अणु जोड़ लेता है, और जब एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, ADP का मतलब है डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट हैं, एक और जुड़ गया तो कितने हो जाएंगे? 3 फॉस्फेट। उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइफॉस्फेट। तो इसलिए अब इसका नाम हो जाता है ATP, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन की क्रिया में, वो ADP के द्वारा ATP के रूप में एकत्र कर ली जाती है। श्वसन कोशिकाएं श्वसन करती रहती हैं और ATP का निर्माण चलता रहता है। साथ ही साथ जब कभी भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही ATP का अणु पुनः टूट जाता है और जो फॉस्फेट यहां पर जुड़ा था वही फॉस्फेट फिर अलग हो जाता है
और जो ऊर्जा यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी वही ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और एटीपी जो होता है वो फिर से एडीपी में बदल जाता है। ये एडीपी फिर कोशिकाओं के पास चला जाता है, कोशिकाओं के अंदर, और वहां से फिर ऊर्जा ग्रहण करके फिर एटीपी बनता है, फिर आ जाता है कोशिका के बाहर, और वो कोशिकाओं में आ जाता है और वहां पर फिर ऊर्जा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से एटीपी एडीपी में बदलता रहता है और एडीपी एटीपी में बदलते रहते हैं, और श्वसन क्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। तो चूंकि हमको ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी से, हमको डायरेक्ट श्वसन क्रिया से ऊर्जा नहीं मिलती है। श्वसन क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में एकत्र कर ली जाती है। जैसे यूं समझिए कि जैसे हम जो कुछ भी कमाई करते हैं वो सब बैंक में ले जा करके जमा कर देते हैं। तो ये क्या है, बैंक है या सिक्का है समझ लीजिए। वो हम अपनी कमाई को सिक्कों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, फिर जब जरूरत पड़ती है तो उन्हीं सिक्कों को या रुपयों को खर्च करते हैं। तो उसी प्रकार से ये एटीपी को हम ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। एटीपी को हम ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, क्योंकि हमको जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमको एटीपी ही खर्च करने पड़ते हैं। जैसे हम कोई सामान खरीदने के लिए सिक्के खर्च करते हैं या रुपए खर्च करते हैं, उसी प्रकार से कोशिकाएं क्या करती हैं, एटीपी का खर्च करती हैं। तो इसलिए एटीपी को हम ऊर्जा जगत का सिक्का भी कहते हैं। तो आशा अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से श्वसन क्रिया होती है और ये ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार से कर पाते हैं। बच्चों, पौधों में श्वसन क्रिया किस प्रकार होती है, तो श्वसन क्रिया के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है, कैसे आती है? तो हम सभी जानते हैं कि पौधों में पत्तियां होती हैं और पत्तियों की कोशिकाओं पर, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र। हमने इससे पहले पोषण वाले पार्ट में भी पढ़ा था कि स्टोमेटा, रंध्र या स्टोमेटा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से ऑक्सीजन आती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती जाती है और आवश्यकता अनुसार जल वाष्प भी बाहर निकलती है। तो पौधों में श्वसन क्रिया के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो वातावरण से प्राप्त होती है, और ये पौधे की कोशिकाओं तक कहां से पहुंचती है, वो पौधों की पत्तियों में जो उपस्थित रंध्र होते हैं उनके द्वारा होकर के ये पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचती है और CO2 बाहर निकलती है। जब श्वसन क्रिया होगी तो उसके अंत में उत्पाद में क्या बनता है, CO2 बनती है। तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही बाहर निकलती है। दिन के समय क्या होता है बच्चों, दिन के समय पौधा प्रकाश संश्लेषण भी करता है और श्वसन भी करता है। तो दिन के समय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। तो श्वसन क्रिया में जो CO2 बनती है, कुछ मात्रा में वही CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए भी इस्तेमाल कर ली जाती है। तो दिन के समय जो रंध्रों से बाहर निकलती है CO2, उसकी मात्रा कम होती है, क्योंकि इसमें CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए दिन के समय इस्तेमाल कर ली जाती है। इसलिए दिन के समय इन रंध्रों से CO2 की मात्रा कम बाहर निकलती है। परंतु रात में क्या होगा, रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, लेकिन श्वसन की क्रिया तो होगी, वो तो हर समय चलती रहेगी। तो इसलिए रात में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही, और बनेगी तो वो बाहर भी निकलेगी। तो रात के समय क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बंद हो जाता है, इस वजह से रात में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। और ये CO2 हमारे लिए या अन्य जंतुओं के लिए कोई लाभदायक गैस तो है नहीं, हानिकारक गैस है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? उसका वैज्ञानिक तथ्य यही है कि रात के समय पौधों में केवल श्वसन क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। हम भी लेटेंगे वहीं पर या वहां जाएंगे तो हम भी श्वसन क्रिया करेंगे, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे, पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है। तो पौधे के आसपास या पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आशा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने देखा कि पौधों में किस प्रकार से श्वसन होता था। अब हम देखते हैं कि जंतुओं में किस प्रकार से श्वसन होता है। जंतु भी श्वसन करते हैं तो उनके शरीर में भी अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे कि हम श्वास लेते हैं, जो वायु अंदर खींचते हैं वो नाक के द्वारा खींचते हैं, तो मनुष्य में नाक के द्वारा श्वसन होता है। एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं वो जैसे अमीबा, वो अपनी त्वचा से ही श्वसन कर लेता है, विसरण के द्वारा ऑक्सीजन उसके अंदर पहुंच जाती है, अपनी सामान्य त्वचा से ही कर लेता है। जो कुछ कीट मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके शरीर में विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, उनको हम श्वास नलियां कहते हैं, ट्रैकिया इनको बोलते हैं। श्वास नली पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी नलिकाएं श्वास नली पाई जाती है। जो केचुआ होता है उसके भीतर नेफ्रिडिया, वो केचुआ भी अपनी त्वचा से ही, क्योंकि उसकी त्वचा नम रहती है हमेशा, तो त्वचा के द्वारा ही श्वसन कर लेता है केचुआ। तो इस प्रकार से अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो वायु से या वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने का कार्य करते हैं। जो स्थल पर रहने वाले जंतु होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और जो जल में रहने वाले जंतु होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मछलियों को हम जानते हैं, मछलियों के शरीर में क्या होता है, गिल्स पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करने का, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। मनुष्य में हम सभी जानते हैं कि फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। तो बच्चों अब हम आगे मुख्य रूप से मनुष्य में होने वाले फेफड़ों द्वारा होने वाले श्वसन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। जैसा कि ये चित्र आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट है कि इसमें मनुष्य का श्वसन तंत्र दिखाया गया है, यानी इसमें कई अंग सम्मिलित हैं, तभी इसको श्वसन तंत्र कहते हैं। ये पूरे सभी अंग मिलकर के कोई एक ही काम को करते हैं, इसको कहते हैं श्वसन। तो इनमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? एक नासाद्वार प्रमुख अंग है, फिर ग्रसनी श्वसन अंग है, फिर श्वास नली है, फिर श्वसनियां हैं, फिर श्वसनिकाएं हैं और कूपिकाएं हैं। तो ये मुख्य रूप से प्रमुख अंग हैं जो सभी मिल करके एक श्वसन तंत्र का पूरा निर्माण करते हैं। तो इस श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम जानते हैं कि वायु नासाद्वार से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और ग्रसनी से होती हुई श्वसन नली में पहुंचती है। श्वसन नली से फिर दो हिस्सों में बढ़ जाती है श्वसन नलिकाएं। श्वसन नली जो होती है उसके दो हिस्से हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे दो फेफड़े पाए जाते हैं, तो ये दोनों हिस्से एक एक फेफड़े में चला जाता है। फिर आगे जाकर के ये श्वसनियां और महीन महीन शाखाओं में, पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, और इन शाखाओं को हम कहते हैं श्वसनिकाएं। और ये श्वसनिकाओं के सिरे जो होते हैं वो आगे यहाँ देखिए आप, ये श्वसनिकाओं के सिरे जो होते हैं थोड़ा फूले होते हैं, गुब्बारे जैसे। तो इन फूले हुए सिरों को हम कहते हैं कूपिका या एल्वियोलाई। तो ये जब वायु नाक से प्रवेश करती है तो इस पूरे रास्ते से होती हुई फेफड़ों के अंदर से होती हुई कूपिकाओं तक पहुंच जाती है। बच्चों यहाँ पर एक बात विशेष रूप से जानने वाली, क्योंकि ये जो नलिकाएं होती है, श्वास नली जो होती है वो तो चपटी होती, मांसपेशियों की बनी होती है, तो वो चिपक सकती है। तो उसको चिपकने से रोकने के लिए इसमें यहाँ पर छोटे छोटे उपास्थि के बने हुए छल्ले जैसे पाए जाते हैं। इनको हम सी के आकार के छल्ले कहते हैं। सी के आकार का मतलब ये इस आकार के छल्ले होते हैं, यानी जो पूरे गोल ना होकर के वो थोड़ा कटे होते हैं एक साइड से, इसलिए सी के आकार जैसे नजर आते हैं। इसका फायदा ये है कि जब वायु नली में प्रवेश करती है तो ये फूलती है और वायु आसानी से निकल जाती है। वायु के निकल जाने के पश्चात ये नली चिपकने नहीं पाती है। अगर ये छल्ले ना लगे होते तो हो सकता है कि नली आपस में चिपक जाए। तो नली को चिपकने से रोकने के लिए इसकी श्वास नली में सी के आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जिससे कि नली जो है हर समय चौड़ी खुली रहती है। तो इसलिए यहाँ पर श्वास नली में सी के आकार के उपास्थि के वलय पाए जाते हैं। जब वायु कूपिकाओं में पहुंचती है तो कूपिकाओं की दीवारें जो होती हैं वो अत्यंत पतली भित्ति की बनी होती हैं और जिन पर केशिकाओं का जाल फैला होता है, और इन केशिकाओं में रक्त प्रवाहित होता है। हम सभी जानते हैं कि रक्त का रंग लाल होता है,
क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन वायु से, जो कुपिकाओं में वायु आई है उससे ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ देता है। यह ऑक्सीजन को लेकर के फिर कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाएं इसकी सहायता से ऑक्सीजन करती हैं और ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया होती है। तो आशा है बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है, पौधों में श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, आदि सभी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब आप अपनी पुस्तक से में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको करिए और अपने शिक्षक से इस बारे में चर्चा कीजिए, उनको दिखाइए। थैंक यू।